ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए बृहस्पति अपनी राशि तो आपको पता ही होगा कि मेष राशि में चल रहे हैं। अपनी राशि तो नहीं बदलेंगे लेकिन नक्षत्र बदलने वाले हैं। ये 3 फरवरी से लेके 17 अप्रैल तक अभी ये मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं और उसके बाद ये जैसे ही अपनी नक्षत्र बदलेंगे तो इनके जो प्रभाव हैं, इनके रिजल्ट हैं, निश्चित रूप से उसमें भिन्नता आ जाएगी। आपको पता होगा कि ज्योतिष की दुनिया के 2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें जरा सा भी कोई परिवर्तन होता है, चाहे नक्षत्र का हो चाहे राशि का हो, बहुत ज़्यादा उसमें व्यापक रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसमें से एक जो है वो ग्रह जो है वो बृहस्पति, दूसरा है शनि। तो अब इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका लिए कितने ज़्यादा ये अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं। अब अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र था, अब भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है इसमें प्रवेश करेंगे और लगभग ये 17 अप्रैल तक रहेंगे और फिर उसके बाद अप्रैल के बाद ये अपनी राशि भी बदल देंगे। तो अभी जो आपको फल मिल रहे थे उसमें कुछ न कुछ थोड़ी सी भिन्नता आएगी। ये क्या है कि बृहस्पति को देवताओं के गुरु मानते हैं और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है जो कि राक्षसों के दैत्य गुरु जिसको कह सकते हैं। भरणी नक्षत्र वैसे तो देखा जाए दूसरे नंबर का है ये नक्षत्र। और अब जब ये अपनी नक्षत्र बदलेंगे बृहस्पति तो 2 आचार्यों का मिलन होगा। ऐसे दूसरे रूप में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विजडम और ग्लैमर, मतलब एक ग्रह जो है विजडम का है और भरणी नक्षत्र किसका है, ग्लैमर का है। वैभव है, आकर्षण है, संपन्नता है, संतान उत्पत्ति है। इन सब के लिए भरणी नक्षत्र अच्छा माना जाता है। और बृहस्पति को तो आपको पता ही होगा, ये ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं। जैसे शिक्षा है, संतान है, प्रेम है, विवाह है और आपकी आर्थिक स्थिति है। आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपके अंदर सात्विकता कितनी है, आपके अंदर ज्ञान कितना है। तो 2 जो है वो आचार आपस में इनकी, अभी ये कोई पहला नहीं है, जून में भी ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ था। ये लगातार होता ही रहता है और आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपकी नक्षत्र के अलावा महादशा अंतर्दशा भी बृहस्पति की चल रही है या मंगल की चल रही है, क्योंकि मंगल की राशि में ये चल रहे हैं, तो ये जो इस समय जो होगा वो इंटेंस एनर्जी का निर्माण होगा। इंटेंस एनर्जी मतलब जैसे आपको पता होगा मंगल कैसे हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह हैं और इसमें जब शुक्र की एनर्जी भी शामिल हो जाएगी तो एक ऐसी मतलब अनियंत्रित ऊर्जा का निर्माण करेंगे और विशेष तौर से सेक्सुअलिटी और रोमांस इस तरफ से इनकी ज़्यादा इसमें ज़्यादा वृद्धि दिखाई देगी। और सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से भी प्रभावित होंगी। राशियों के हिसाब से तो अभी बताएंगे ही आपको। इसमें ये भरणी नक्षत्र का प्रभाव होगा तो ये शुक्र का नक्षत्र है तो आपके और ज़्यादा जो भाव है वो प्रभावित होंगे। अब इसमें इस समय जो परिवर्तन होगा उसमें क्या होगा, जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं आपको किस तरह से देखनी चाहिए। व्यापारियों के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। आगजनी की घटनाएं जो होंगी, लोग क्या होंगे, आलसी हो सकते हैं, वैभव की तरफ भाग सकते हैं, आकर्षण की तरफ, ग्लैमर की तरफ भाग सकते हैं, क्योंकि शुक्र का भी इसमें मतलब कुछ न कुछ उनका ही प्रभाव रहेगा। क्योंकि ये एक और इसमें विशेष बात ये है, ये यम का नक्षत्र है, इसके देवता यम है और काली माँ भी इसको मानते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए जैसे त्याग है, मोक्ष है। आपके अंदर अगर जुडिशियल कोई काम, जैसे आपको पता होगा कि न्याय की जो बातें होती वहाँ पर बृहस्पति का बहुत महान रोल होता है। तो न्यायिक प्रक्रिया जो थी, कोर्ट केस वगैरह, इसमें काफ़ी कुछ मतलब तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि मंगल क्या है, तेज़ी कर देते हैं हर चीज़ में। तो अब अगर कोई किसी का मुकदमा था या किसी तरह से कोई परेशान था उस तरह से कोर्ट केस में, उसमें अब प्रगति होना शुरू हो जाएगी और वो सब क्या होगा, विजडम के साथ होगा, ज्ञान के साथ रहने वाला है। ये नक्षत्र भरणी नक्षत्र जो है वो आपको मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, एक तो बहुत बड़ा वीडियो बनाया है जिसमें पूरे 4 चरण के बारे में बताया है और इसके अलावा एक मैंने शॉर्ट में बनाया है कि रेमेडी अगर आपको देखनी है, भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी पूरे जीवन भर।
शुक्र ही एक ऐसे प्लानेट है, वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन चूंकि इस समय इसमें बृहस्पति के साथ भी रहेगा, तो ऐसे लोग जो कि वैभव और विजडम दोनों की ओर अपनी रुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाले हैं। इसमें बृहस्पति की आपको पता होगा कि 9 नंबर जहाँ लिखा होता है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, वहाँ उस भाव को प्रभावित करेंगे, और जहाँ पर 1 नंबर आपके नीचे चार्ट में बैठा है लिखा हुआ है, तो उसको, इसमें तो ये चल ही रहे हैं। अब इसमें एक विशेष बात ये हो जाएगी कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा नेटल चार्ट में, और जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा जो कि शुक्र के लिए है, तो ये सब भाव प्रभावित होंगे। और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती ही हैं, जहाँ से ये बैठते हैं, जहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि पे दृष्टिपात करते हैं। अब इसमें एक जो दृष्टि होगी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, वो सप्तम दृष्टि होगी, क्योंकि वहाँ पर शुक्र को एक ही दृष्टि का वरदान प्राप्त है। तो जो बृहस्पति की और शुक्र की दोनों की सप्तम दृष्टि होगी, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी इस समय। आपको पिछले वीडियो भी देखने होंगे, क्योंकि इसमें जहाँ शनि बैठे हैं कुंभ राशि में, उनकी तीसरी दृष्टि का भी आपको देखना होगा, जहाँ वो बैठे हैं मेष राशि में पड़ रही है, तो अब उसके मैं इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी। ये उग्र नक्षत्र माना जाता है। और अब और इसके हिसाब से देखें, नवांश के हिसाब से देखें, तो ये इसके नवांश जो है वो 4 नवांश हो जाएंगे। जैसे शुरुआत का समय जो होगा वो 26 फरवरी तक सूर्य का नवांश सिंह नवांश होगा, उसके बाद फिर ये नवांश 16 फरवरी तक रहेगा, फिर उसके बाद बुध का नवांश होगा जो कि कन्या में होगा, उसके बाद फिर अगला जो 16 मार्च से लेके और आपका 3 अप्रैल तक रहेगा वो शुक्र का नवांश होगा जो कि तुला नवांश है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा 3 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक वृश्चिक जो कि मंगल का नवांश है। तो अगर इसमें मतलब जो नवांश होते हैं उनकी एनर्जी भी शामिल हो जाएगी इसमें। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करेगी, अच्छे रूप में प्रभावित करेगी, तो सूर्य का नवांश सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर रहेगा आपका जो और नवांश है उनके हिसाब से बता देती हूँ। अब इसमें तारा के हिसाब से भी बता देते हैं। उसमें तारा अलग अलग होते हैं। आपका अगर मान लीजिए जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है, तो आपके लिए नक्षत्र संपत तारा होगा। ये बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जिनका मतलब नक्षत्र स्वामी, जिनका जन्म चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होगा, संपत तारा है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जिनका शुक्र के में जैसे भरणी ही नक्षत्र में हुआ, तो वो मित्र तारा है, उसमें एवरेज रहेगा, एवरेज टू गुड समझ लीजिए। उसके बाद अगर जिसका सूर्य के नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो जो है वो अति मित्र तारा सबसे अच्छा रहेगा। उसके नक्षत्रों की दुनिया आपको देखना होगा, इसमें बहुत विस्तार से बताऊंगी तो आपको बोर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, तो ये मित्र तारा है, ये भी एवरेज और टू गुड रहने वाला है। और अगर मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आपको मंगल के उसमें थोड़ा सा इंटेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। और बद तारा आपका लड़ाई झगड़े का समय, मतलब इससे बचाव रखना होगा। आपराधिक दुनिया में हलचल मचा देगा ये जो नक्षत्र होगा, उसके हिसाब से उसका चरण होगा। उसके बाद अगर राहु का नक्षत्र आपका जन्म हुआ है, राहु के आपको वीडियो पिछले मिला के देखना होगा, तो आपका साधक तारा, तो अध्यात्म की दुनिया में अगर आपका पकड़ है और राहु के उसमें आ रहा है ये नक्षत्र में उस समय, तो आपके लिए आध्यात्मिक दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और उसके बाद अगर आपका बृहस्पति का नक्षत्र में जन्म हुआ है, बृहस्पति के हिसाब से देखें तो प्रत्यारी तारा, ये अच्छा नहीं होगा। इसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत सावधानी की, विशेष तौर से हेल्थ को रिलेटेड और संबंधों को लेके, क्योंकि बृहस्पति जो है जिन चीज़ों के कारक हैं उनको ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। उसके बाद अगर शनि के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए ये क्षेम तारा में है, मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। उसमें शनि के नक्षत्र अनुराधा पुष्य ऐसे आ जाते हैं, देखना होगा आपको। और अगर आपका बुध का नक्षत्र हुआ है, जैसे कि स्वाति है या ज्येष्ठा है, और भी नक्षत्र है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये बुध के नक्षत्र में विपत्त तारा है, ये भी अच्छा नहीं रहने वाला है, तो आपको ये मिला के देखना होगा। और इसके साथ साथ आपको नवांश जैसे मैंने बताया उससे भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। अब बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा भी चल रही हो, शुक्र की भी चल रही हो, मंगल की भी चल रही हो, आपको पर और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर ऐसे नक्षत्र जो कि आपको विपत्त में है या बद तारा में है, उसको मिला के आप प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से।
मेष राशि आपके तो लग्न में ही ये बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि में चल रहे हैं, अभी अप्रैल तक चलेंगे। उसके बाद तो आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, और जो शुक्र से संबंध मैंने बताया, जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा और वहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, तो आपको देखना होगा। इसमें मैं केवल बृहस्पति की ही ज़्यादा मतलब उससे बताऊंगी राशियों के हिसाब से। तो 9 नंबर जहाँ लिखा होगा, 12 नंबर तो आपके 9th भाव के और 12th भाव की लॉर्डशिप बृहस्पति के पास है, और लग्न में ये बैठे हैं, तो भाग्य की वृद्धि होगी। आपका वैवाहिक जीवन अगर कहीं से परेशानी में था, अब वो वैवाहिक जीवन उसमें मधुरता आई, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मंगल के मित्र हैं, इसलिए आपके लिए समय अच्छा। अब आप नवांश के हिसाब से भी देख लेना, अगर जो मैंने बताए हैं कि किन किन नवांश में आपका विचरण कर रहा है। इसमें कुछ मतलब कुछ चीज़ों में आपको फायदा है, जैसे व्यापारी हैं, आपके लिए अपार धन की प्राप्ति होगी, और इसके अलावा विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, नेम फेम की प्राप्ति होगी, एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत होंगे, उत्तम समय है, संपत्ति का लाभ हो सकता है आपके लिए। और आपको हेल्थ की जरूर परेशानी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक भी आपके मंगल ही हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, जैसे बीपी है या इस तरह से कोई रक्त संबंधित बीमारियां हैं, उससे आपको थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं और गुरु मंत्र करें, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रह सकता है। वैसे भी लग्न का बृहस्पति जो है वो कुंडली के 100 दोषों को कम करता है। अब फिर आपके लिए जो समस्या है उसका हल मिलेगा, उसका फायदा आप ले सकते हैं। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। आपके 12th भाव में गोचर चल ही रहा है अभी, और शुक्र की राशि है ये, और शुक्र ही इसके भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं। तो आपके लिए अष्टम और 11th भाव की लॉर्डशिप भी बृहस्पति के पास है। दोनों ही आचार्य हैं, लेकिन रिपल्सन एनर्जी होती है एक दूसरे के प्रति, क्या है, ये थोड़ा सा ईर्ष्या रखते हैं। हालांकि दोनों ही आचार्य हैं, नैसर्गिक रूप से दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो आपके लिए विदेशी यात्राएं, व्यापार में उन्नति, कैरियर में आपके लिए विशेष प्रगति होगी। इस समय आध्यात्मिक दुनिया में अगर आप अपनी रुचि रखते हैं तो उसमें उपलब्धियां हो सकती हैं। अगर आप मान लीजिए बाहर रह रहे हैं, इंडिया के बाहर या जहां भी आप रह रहे हैं, विदेश में कोई सा भी हो सकता है, तो सेटलमेंट भी हो सकता है। इस समय कोशिश करें, अप्लाई करें तो सेटलमेंट ही करा देंगे। व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा, और आपको, अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उसमें भी आपकी वृद्धि होगी, उन्नति होगी। आपको एक बात का ध्यान रखना हो, अपनी हेल्थ का और ऋण का ध्यान रखना होगा। ऋण का लेना देना आवश्यकता है तो लें, अन्यथा उसको थोड़े का कुछ समय के लिए अवॉइड करें। कोर्ट केस से भी दूर रहें इस समय, नहीं तो उसमें आपको उस पर धन खर्च हो सकता है। 12th भाव किसका, अध्यात्म का है, आपके व्यय का है, विदेशी यात्राओं का है, तो व्यय होगा, वो भी हो सकता है मेडिकल एक्सपेंस, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो शक्तिशाली दृष्टि आपके 6 भाव में पड़ेगी। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है बीच बीच में आपको इसका कुछ ध्यान रखें और उनको सबक सिखाना पड़े शत्रुओं को। हालांकि शक्तिशाली आप ही रहेंगे, क्योंकि आपके उसमें आ रहा है, ये भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो आपके लिए कोई आपका हानि नहीं कर पाएगा, नुकसान नहीं कर पाएगा। उनसे आपको सचेत रहना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, किसी की झूठी गवाही ना दें। जैसे मैंने बताया, कोर्ट केस से दूर रहें। किसी भी तरह से कोई भी अगर आ रहा है समय समय, तो उसको अपना मतलब इजीली निकाल के अपना, मतलब किसी से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी से बैर करें या दुश्मनी करें, तो आपके लिए फिर अच्छा है। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं इस दौरान आपको, और अध्यात्म की दुनिया में अगर आपकी पकड़ है तो उसमें कोशिश करें, मेडिटेशन करें या दान पुण्य करें, उस और अपना काम अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी अगर आप चाहें कुछ उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आपके लिए जो आपकी एनर्जी है बिल्कुल सही जगह लगेगी। क्योंकि वृषभ राशि के नक्षत्र के स्वामी भरणी नक्षत्र में ही है जिसके हैं, आपके लिए फिर दोहरा लाभ होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। आपके स्वामी राशि बुध है, और मैंने बताया कि बुध के नक्षत्र में जो अगर होगा तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि 11th भाव में गोचर होके और 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है, इसलिए इसका फायदा आपको मिलेगा। हालांकि नक्षत्र के हिसाब से देखें तो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुए तो आपको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। शेष नक्षत्र में उतना हानिकारक नहीं है। तीनों भाव अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। स्टूडेंट हैं, अपार सफलता प्राप्त होगी। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। प्रेम में है तो
अब विवाह में परिणत करने का समय हो गया है, क्योंकि सप्तम भाव को एक्टिवेट करेंगे जो कि वैवाहिक जीवन का है, विवाह का है। और इस समय अच्छा एक जीवन साथी आपको मिल सकता है। एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत, पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उससे आपको काफ़ी कुछ लाभ हो सकता है। पुराने जॉब में थे तो प्रमोशन हो सकता है। और स्थान परिवर्तन अगर आप चाह रहे थे, घर के पास जाना चाह रहे थे या कहीं भी जाना चाह रहे थे तो स्थान परिवर्तन भी होगा। आपके करियर में अपार सफलता के साथ साथ अगर इस समय कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे तो उसमें भी सक्सेस निश्चित रूप से होगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और आपके बॉस से आपकी अच्छी पटरी बैठेगी। संग में काम करने वाले लोगों से भी आपको अच्छा साथ मिलेगा। आपके लिए समय अच्छा है। बस आपको ये देखना होगा कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, फिर आपको ये सब फायदा है वो मिलेंगे, क्योंकि शुक्र और बुध भी मित्र हैं, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि आपके चंद्रमा है और आप पे ढैया भी चल रहा है। ये गोचर 10वें में होके 6 और 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे जो कि गुरु के हैं। आपके लिए वैसे तो देखें चंद्र गुरु जो है वो आपके लिए ये अच्छे रहते हैं, आपके लिए कारक माने जाते हैं बृहस्पति। शुक्र से आपकी क्षमता है, लेकिन कुल मिला के है कि आपके लिए भी समय अपार सफलता भरा है। किस क्षेत्र में? कैरियर के क्षेत्र में सफलता। अगर नए जॉब की तलाश थी अब मिल सकता है आपको। और भूमि वाहन के सुखों में अगर कहीं से कुछ कमी आ रही थी, नया मतलब वाहन खरीद सकते हैं, बड़ा घर खरीद सकते हैं। और इसके अलावा कैरियर में आपको चाहें जितनी चाहें, अगर कोई मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे उच्च पद की प्राप्ति के लिए, वो प्राप्त हो सकता है। परिवार का साथ रहने वाला है आपको। और सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ आपकी माता का सुख भी आपको मिलेगा। आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहेगा इस दौरान, क्योंकि अभी क्या ढैया चल रही है, इसलिए उस शनि आपको प्रताड़ित करेंगे। आपके लिए मानसिक क्लेश अगर स्वयं किसी भी तरह से बचाव कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन करें या आपके जो स्वामी राशि चंद्रमा है उनके शिव की आराधना करें तो आपके लिए समय पर अच्छा रहेगा। ऐश्वर्य भरा, मतलब आपके घर में कोई ऐसा सामान भी आप खरीद सकते हैं जो कि आपके मतलब सुख साधनों में वृद्धि करे। आपके घर में जो अगर कोई कलेश चल रहा था उस पर थोड़ा अगर कोशिश करते हैं तो काबू कर सकते हैं। थोड़ा व्यय भी इस पर करेंगे आप, लग्जरी सामान जो खरीदेंगे उस पर भी व्यय करना आपके लिए हितकारी रहेगा। आपके लिए समय भी ठीक ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपका मित्र तारा में आ रहा है ये, इसलिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं। आपको पता होगा मैंने बताया कि नक्षत्र के हिसाब से सूर्य के जो हैं जो भी राशि हैं उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। और ये जो अभी गोचर हो रहा है 9th भाव में जो कि इनका कारक भाव है, और फिर 2 और भाव के मालिक हैं, एक आपके पंचम भाव के, एक अष्टम भाव के। तो अष्टम भाव से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, नहीं तो बाकी 2 भाव बहुत अच्छे हैं जो धर्म त्रिकोण कहलाते हैं एक तरह से। तो कैरियर में अपार सफलता, नए जॉब की प्राप्ति, अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। विदेश जाने की पहले से कोई योजना थी तो हो सकता है इस समय वो आगे बढ़े। संतान सुख, संतान की कोई भी समस्या आ रही थी उसका समाधान होगा और धन की वृद्धि होगी। अचानक शुभ समाचार मिलेंगे आपको चारों तरफ से। आपका मन जो है वो काफी कुछ उत्साहित रहने वाला है। स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपने हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करिए, आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। अगर आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर सेटलमेंट हो जाए। और आपके लिए धर्म में रुचि होगी इस समय, क्योंकि धर्म त्रिकोण जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। पिता का साथ रहेगा और भाग्य की वृद्धि के साथ साथ धार्मिक आयोजन करेंगे अगर आप अपने घर में तो और ज़्यादा फायदा होगा। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, हर तरह से चारों तरफ से जो भी आप चाहें समय उसका मतलब लाभ ले सकते हैं। बस आपका अब एक बात आपको ध्यान रखना है, अपने विचारों से, अपने कर्मों से और हर तरह से सात्विक रहना है, अन्यथा इसका सब जो मैं बता रही हूँ प्रभाव में कमी होगी और उसका फिर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। सूर्य को अर्घ दें और बृहस्पति को प्रबल करें। अगर कोई है भी परेशानी तो वो दूर हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है और बुध का नक्षत्र थोड़ा सा कम अच्छा होगा, मैंने पहले ही बता दिया। अष्टम भाव में गोचर हो रहा है और ये भाव भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक 4th भाव, एक आपका 7th भाव। तो ये 2 भाव बहुत अच्छे हैं, दोनों ही क्या है केंद्र भाव हैं। और शुक्र और बुध की मित्रता है, इसका भी लाभ मिलेगा।
को आपके लिए अगर विशेषतौर से आपके लिए क्या शुभ सूचना है, अगर आप विवाह के इच्छुक थे और अगर आप तक प्रपोजल आ रहे थे, आप फाइनलाइज नहीं कर रहे थे, तो इस समय विवाह संपन्न हो सकता है। अचानक धन संचित हो सकता है। आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ अगर खटास आ रही थी, तो कोशिश करेंगे तो वो अब दूर हो जाएगी और उसमें मधुरता आएगी। आपको अपनी हेल्थ जरूर थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। अष्टम भाव किसका है? आपके शत्रुओं का, चोट चपेट दुर्घटना का, गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग जो आपके सामने आपकी मतलब तारीफ करते हैं, पीठ पीछे आपको किसी भी उसमें स्कैंडल में फंसा सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखना होगा। इसलिए झूठी गवाही ना दें, कोर्ट केस से दूर रहें और ड्राइविंग करते हैं विशेष सावधानी रखें। किसी से भी वाद विवाद ना करें। आपके लिए ये सबसे ज़्यादा मूल मंत्र है। जो भी करना है शांति से करें और अपना बचाव करने में स्वयं सामर्थ्य हो। अपना बुद्धि विवेक से काम लें, किसी की बातों में ना आए और किसी से भी अपनी बात जो है वो आसानी से शेयर ना करें, फिर आपका बचाव होगा। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपको सेटलमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें वहाँ उस ओर प्रगति हो सकती है। अगर आपकी किसी ऐसी विद्याओं में रुचि है जो गुप्त विद्या हैं, जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है या और भी इस तरह से होती हैं, तांत्रिक विद्या जिसको कहते हैं, उसमें रुचि है, तो ये समय उसके बनाने के लिए अच्छा है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि की अगर उसमें भी देखना होगा कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो कुछ नक्षत्रों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ नक्षत्रों के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब मैंने वैसे तो हर एक के लिए अलग अलग रेमेडी बताई दी है, फिर भी एक कॉमन सी रेमेडी बता देते हैं। जैसे आपको सबसे पहले सभी नक्षत्र वालों को, सभी राशि वालों को ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर आगजनी हो रही है या इस तरह से लड़ाई झगड़े वाली जहाँ बात चल रही है, उनको अवॉइड करना है। दूर से ही आपको वहाँ से अपना रास्ता निकाल के चुपचाप कहीं से भग लेना है। कोर्ट केस में अपनी तरफ से कहीं भी कोई नहीं फंसना है। झूठी गवाही नहीं देना है। शुभ कार्य हो सके तो मैं वर्जित है ना करें, क्योंकि यम का है ये नक्षत्र। और काली जी का भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा वाद विवाद बचें, और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आंवले का जो है वो दान करें। आंवले का और दूब घास जो है वो अपने हाथ में लेकर, जैसे गणेश जी के लिए मैंने बताया कि गणपति जी की आराधना करें और हाथ में दूब घास लेके अपने पितरों को जल अर्पित करें, तो पितर अगर प्रसन्न होंगे तो आपकी समस्याओं का भी हल मिलेगा और शनि का भी जो ढैया है 7.5 चल रही है उसका भी दुष्प्रभाव कम होगा। तो देख लीजिए, नक्षत्रों के हिसाब से मैंने बताया है, राशि के हिसाब से बताया है, और पिछला वीडियो देख लीजिए जो मैंने बनाया था मेष राशि में जब इन्हें गोचर किया था, तो उसकी जो दृष्टियों का जो मतलब डिटेल में दिया है, उससे पूरा 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 क्लियर हो जाएगा। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसको राशि से देखें, जो आपकी मून साइन है उससे देखें, और लग्न से भी देख सकते हैं। दोनों मिला के फिर एवरेज निकाल के देखें तो ज़्यादा सटीक होगा वो जो प्रिडिक्शन होगा। तो आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।